नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में बात करूंगा। प्रश्न के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड, एमएड एंड बीएलएड में भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने नंबर का पेपर होगा, यानी कि जितना पूर्णांक होगा, उतने ही क्वेश्चन आएंगे और आपको उनमें से मात्र आधे प्रश्न ही हल करने होंगे। अर्थात अगर 70 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें 70 क्वेश्चन आएंगे और आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप जिन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएँ, आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि अगर आपने 35 से या 50% से अधिक क्वेश्चन हल कर दिए तो जो स्टार्टिंग के 50% क्वेश्चन होंगे उन्हीं को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के संबंधित जो हमने प्रश्न बनाए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अब इसमें देखिए हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें आपको स्पेलिंग देखनी होगी, क्योंकि सब लगभग थोड़ी बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक है और इसमें सही आंसर होगा साइक एंड लोगस। आप इसमें देख लीजिएगा कि कहीं जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को ढंग से, इजी क्वेश्चन है, आप इजी क्वेश्चन देख के अगर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट करके नहीं किया तो हो सकता है कि ये सवाल गलत हो जाए। दूसरा सवाल, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसमें ऑप्शन दिया है लैटिन, संस्कृत, ग्रीक एंड फारसी। तो इसमें सही उत्तर होगा ग्रीक। तीसरा सवाल, ग्रीक शब्द साइक का अर्थ है। तो ग्रीक शब्द साइक का सही अर्थ होगा आत्मा। चौथा सवाल, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा स्किनर। पांचवा सवाल, नियंत्रित परिस्थिति में स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करके आश्रित चर पर उसके प्रभाव का निरीक्षण करके कारण प्रभाव संबंध की खोज किस विधि से की जाती है? इसमें ऑप्शन दिया है साक्षात्कार विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि। तो इसमें सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी कि आश्रित चर पर स्वतंत्र चर का प्रभाव हम लोग देखते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि। 6 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जेबी वॉटसन, दूसरा विलियम वुंट, तीसरा लॉक, चौथा स्किनर। तो इसका सही उत्तर होगा विलियम वुंट। और विलियम वुंट ने जो पहला प्रयोगशाला स्थापित किया था वो 1879 में स्थापित किया था। और कहाँ स्थापित किया था? लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जो कि इस समय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हो सकता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की न पूछ के ये पूछा जा सकता है कि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की। तो आप इसका सवाल भी बता सकते हैं 1879 में। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो सरल सा सवाल है ये, सरल सा उत्तर इसका
दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। नेक्स्ट, संरचनावादियों ने शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि का प्रयोग किया है? तो संरचनावादियों ने किस विधि का प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर होगा अंतर्निरीक्षण विधि या इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट सवाल है, व्यवहारवाद के संस्थापक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है जे.बी. वॉटसन, दूसरा कोहलर, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा अल्फ्रेड विने। तो इसका सही उत्तर होगा जे.बी. वॉटसन। 10वां सवाल, स्वयं में कौन सी विधि निम्न में से कौन सी विधि स्वयं की निरीक्षण करने की प्रक्रिया है? तो स्वयं की निरीक्षण करने की प्रक्रिया कौन सी है? यह है अंतर्निरीक्षण विधि। क्योंकि जब हम प्रयोगात्मक की बात करते हैं तो प्रयोगात्मक में क्या होता है कि स्वतंत्र चर का हम लोग आश्रित चर पर प्रभाव देखते हैं, प्रश्नावली में हम डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं और रेटिंग में हम रेटिंग करते हैं, लेकिन अंतर्निरीक्षण विधि में हम लोग इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम लोग स्वयं में या सेल्फ में देखते हैं या सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि उसके अंदर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्निरीक्षण विधि। नेक्स्ट है 11th, किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है? तो आपने डेवलपमेंट के स्टेजेस पढ़े होंगे, उसमें पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि तूफान तथा तनाव की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इस बार भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट सवाल, पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड, पियाजे से रिलेटेड एक नए क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं के नाम क्या हैं और उन अवस्थाओं की स्टेज क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 6। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 4, यानी कि ऑप्शन सी। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक के सिद्धांत दिए हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत, उसमें आपको सही ऑप्शन 4 लगाना है, क्योंकि 4 ही सही है। अब आता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चों में पलटावी गुण विकसित हो जाता है? पलटावी गुण का मतलब है कि जब वो बच्चे हल करते हैं किसी सवाल को, तो डायरेक्ट हल करने के बाद या उस जिस फार्मूले से करते हैं उसको अगर उलट दिया जाए तो उसको भी वो हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ये कहें कि 2 × 2 = 4, तो इसको अगर हम उल्टा करें तो 4/2, यानी कि 4 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 2, इस तरीके से। तो ये किस अवस्था में आ जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा है ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन। और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठोस संक्रिया की अवस्था। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी बात कर लें कि जो 4 स्टेजेज हैं ये, इनका एज क्या होता है, किस स्टेज में या किस एज ग्रुप में कौन सी स्टेज चल रही होती है। क्योंकि हो सकता है कि इसमें ये भी सवाल पूछा जाए कि संवेदी पेशी अवस्था जो होती है वो किस एज में होती है, किस वर्ष में, कितने वर्ष तक का होता है। तो इसमें सबसे पहला जो है संवेदीय पेशी अवस्था, ये होता है जन्म से लेकर
2 वर्ष तक। ठीक। फिर दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही होगा, इसका स्टेज है 2 से 7। ठीक। जो थर्ड है वो है 7 से 11, यानी कि 7 वर्ष से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रिया की अवस्था ये 11 से ऊपर और 18 साल तक। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी सवाल आए तो आप इसमें आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ है मात्रात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि यहाँ पर हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ में तो सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक, लेकिन यहाँ विकास की बात हो रही है। तो विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है, दोनों परिवर्तन होता है। तो आप इस चीज़ को आराम से लगा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था या स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्टैनले हॉल, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है गार्डनर, चौथा है स्किनर। इसका सही जवाब होगा स्टैनले हॉल। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, इसमें प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा गिलफर्ड। नेक्स्ट सवाल, E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही जवाब है 3। और कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है। तो हो सकता है कि नियम पूछ लिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन मुख्य नियम है, तो आपको मालूम होना चाहिए पहला है तत्परता, दूसरा है अभ्यास और तीसरा है प्रभाव। यह आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, सीखने के किस नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाव का नियम। और ये पुनरावृत्ति नियम जो है ये सेकेंडरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी जो 3 हैं ये यही हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है 19वां सवाल, सीखने अर्थात अधिगम या लर्निंग के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत ट्रायल एंड एरर का प्रतिपादन किसने किया? इसमें पहला ऑप्शन दिया है B.F. स्किनर, दूसरा है E.L. थॉर्नडाइक, तीसरा है I.P. पावलोव और चौथा है वुडवर्थ। इसका सही उत्तर है E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली के ऊपर किया था पहली बॉक्स में, और इन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हो सकता है ये पूछा जाए कि एल थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था ट्रायल एंड एरर का किस पे किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्ली के ऊपर किया गया था, और इसे ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। फिर नेक्स्ट सवाल है, सीखने या अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसमें पहला ऑप्शन है
B.F. स्किनर, दूसरा है E.L. थॉर्नडाइक, तीसरा है I.P. पावलोव और चौथा है वुडवर्थ। इसका सही उत्तर होगा I.P. पावलोव। और इस सवाल से कई सवाल और भी पूछे जा सकते हैं, जैसा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो उसमें भी I.P. पावलोव ही आएगा। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें भी I.P. पावलोव का नाम ही आएगा। और टाइप एस कंडीशनिंग भी इसमें हो सकता है, इसे टाइप एस कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और ये पावलोव जी ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, तो हो सकता है इस तरीके से भी पूछा जाए कि इन्होंने किस पे किया था, तो आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, सीखने अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसमें पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर, दूसरा है E.L. थॉर्नडाइक, तीसरा है I.P. पावलोव और चौथा है वुडवर्थ। इसमें सही उत्तर होगा B.F. स्किनर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सीखने अधिगम के क्षेत्र में गेस्टाल्टवादियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, तो इसका सही उत्तर है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। और इसमें एक और सवाल पूछा जा सकता है कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया है या सूझ से संबंधित, और उसमें एक कोहलर एंड कोफ्का का नाम दे दिया जाए, तो कोहलर एंड कोफ्का का प्रयोग बहुत ही फेमस है। उन्होंने बनमानुस के ऊपर किया था जिसका नाम सुल्तान था, और उसने प्रयोग किया है इसी संबंधित सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आपको ये 2-3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर है साइमन फ्रॉयड। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, सामाजिक सीखना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, सोशल लर्निंग थ्योरी, और इसका सही उत्तर होगा बंडुरा। नेक्स्ट, किस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था। ठीक है, इसे उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है, इसे गैंग स्टेज भी कहा जाता है। इसमें समूह में बच्चे रहना पसंद करते हैं, टोली बनाना पसंद करते हैं, तो इसे उत्पाती अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शैतानी बच्चे बहुत करते हैं। और टोली में रहते हैं तो इसे गैंग स्टेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यासुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 4। और कौन कौन से हैं, वो है रिसेप्शन लर्निंग अर्थात अभिग्रहण सीखना, दूसरा है डिस्कवरी लर्निंग अन्वेषण सीखना, तीसरा है रूट लर्निंग रटकर सीखना, और चौथा है मीनिंगफुल लर्निंग अर्थात अर्थपूर्ण सीखना। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर है गेग्ने। और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में हायरार्की ऑर्डर या जो श्रृंखलाबद्ध सीखना है उसकी भी बात कही है, जो 8 सीखनाबद्ध क्रम है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, गेग्ने द्वारा बताए गए सभी 8 प्रकार के अधिगम श्रृंखलाबद्ध क्रम में छठे क्रम पर कौन सा सीखना है, तो इसमें इसका सही उत्तर होगा संप्रत्यय सीखना। और ये हमने एक सवाल बनाया है, हो सकता है इसमें बदल दिया जाए, तो हम इसमें आपको 8 बता दे रहे हैं
कि इसमें किस तरीके से ऑर्डर बनता जाता है। सबसे पहला है सांकेतिक सीखना यानी कि सिग्नल लर्निंग। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तीसरा है सरल श्रृंखला का सीखना, लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। चौथा है शाब्दिक साहचर्य सीखना, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। पांचवा है विभेदीकरण सीखना, लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन। और छठा है संप्रत्यय सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग। सातवां है नियम सीखना, रूल लर्निंग। और आठवां है समस्या समाधान सीखना अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इसमें छठा आपका था संप्रत्यय सीखना, और इसी तरीके से सांकेतिक सीखना फिर किस नंबर पे हुआ, पहले नंबर पे। दूसरा दिया था ऑप्शन इसमें सरल श्रृंखला सीखना, सरल श्रृंखला किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। और विभेदीकरण पाँचवें नंबर पे। तो इस तरीके से छठा पूछ सकता है, पहला पूछ सकता है, अंतिम पूछ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए, पहला है सांकेतिक सीखना और अंतिम है समस्या समाधान सीखना। 29वां सवाल, शिक्षण हस्तांतरण के समरूप तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। और हो सकता है कि इसमें दो ऑप्शन पूछ दें या इसमें साथ ही पूछ दें या ये ऑप्शन ना पूछें, क्योंकि थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ दोनों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हो सकता है कि वहाँ पर जुड, वुडवर्थ, कोहलर और आशुबेल पूछा जाए, तो फिर आप उसमें वुडवर्थ का नाम भी रख देंगे। तो ये भी आपका सही होगा, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दोनों लोगों ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा सवाल, शिक्षण हस्तांतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा जुड। तो ये हमने अपने पहले भाग में 30 सवाल हल किए हैं। आप इनको देख लीजिएगा और भी अपना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप इसमें बहुत अच्छे स्कोर पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।